चैनल 6 से क्लासेस। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। हमें अपनी इनकम डिटरमाइन करनी है और एक टॉपिक इसमें हमने पढ़ना है मल्टीप्लायर का। इस चैप्टर में हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है आप सब जानते हैं कि 11th में हमने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। एक ऐसी पोजीशन जहां पे जाके कोई भी इंसान चेंज होना नहीं चाहता, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर कहां पे जाके इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आता है? जहां पे उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो। आपको कोई चीज जब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही हो, आप कहते हैं बस यहीं पे रहना है, मुझे इतनी ही यूनिट खरीदनी है क्योंकि मेरा यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। इससे कम खरीदूंगा तो कम सेटिस्फैक्शन है क्योंकि पूरी नीड नहीं हो रही। इससे ज्यादा खरीदूंगा तो क्या होगा? वेस्टेज होती है। क्योंकि घर में आप कोई भी चीज जब लेके आते हैं उसका कंजम्पशन लेवल एक लिमिट तक होता है, उससे पहले सेटिस्फैक्शन नहीं होता क्योंकि जरूरत और होती है, और उसके बाद वो उसकी वेस्टेज शुरू हो जाती है। तो एक ऐसा लेवल आता है जहां पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कब मैक्सिमम लेवल पे होता होगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, जब उसका प्रॉफिट। अब आप सोच सकते हैं कि आप कई बार कहते हैं बच्चा मुझे सर कंज्यूमर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तो कभी मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, वो कहेगा जितना ज्यादा बनाऊंगा उतना प्रॉफिट। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। आप रियल लाइफ के बारे में सोचें कि वो जितना ज्यादा बनाएगा उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद जब आप बेचना शुरू करते हैं, कंज्यूमर खरीदता ही नहीं है। डिमांड की भी तो कोई लिमिटेशन होती है ना। आप तो बेचते रहे, प्रॉफिट कमाते रहे, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। एक लेवल के बाद अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है, और अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब प्रॉफिट कम होगा। तो एक लेवल ऐसा आएगा प्रोड्यूसर के लिए जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और वही लेवल प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो किसी के लिए भी इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। अब चेंज कहां नहीं होना चाहते? जहां पे अगर हम अपनी बात करें तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले कंज्यूमर के लिए, और अगर प्रोड्यूसर के लिए बात करें जहां पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। समझ आ गई बात? तो अब मुझे यहां पे आपको इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कराना है। बेटा 11th में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। जितनी डिमांड है उतनी ही मार्केट में सप्लाई है, तो हमें इक्विलिब्रियम मिलता था। अगर मैं आपको थोड़ा सा 11th का रिमाइंड करवाऊं, ध्यान से देखेंगे, हमने पढ़ा था डिमांड कब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होता है और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कब होता है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। इधर आती है क्वांटिटी और इधर आता है प्राइस। कह रहे जो इक्विलिब्रियम है जहां पे दोनों बराबर है, ये जो प्राइस होता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। यहां पे हमेशा इकोनॉमी ऑपरेट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहां पे सबका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो चाहे वो कंज्यूमर का हो। आप मैंने कह दिया, आपने मान लिया, ऐसा मत सोचना। एक बार इसको प्रूव भी कर देता हूं। अगर प्राइस ये है, मैं कह रहा हूं ये बेस्ट है क्योंकि सबकी नीड पूरी हो रही है, कंज्यूमर की भी और प्रोड्यूसर की भी। कैसे? सर आप इससे ऊपर रख लो प्राइस। आप कह रहे हैं ना सर ऊपर भी करके देख लेते हैं। इमेजिन करते हैं क्या होगा। हमने प्राइस ज्यादा रखा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई डिमांड कम, सप्लाई। अब किसी चीज की डिमांड कम है मार्केट में, सप्लाई ज्यादा है, सोचो क्या होगा? प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, कम होने शुरू होंगे? कम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि डिमांड कम है ना उसकी। और कब तक कम होंगे? फिर से जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। समझ लो बात को? इसका मतलब बेस्ट पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ आई बात? और अगर मैं इससे कम करके देख लूं, लो सर ये भी देख लो आप, ये लो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, अब क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। कब तक बढ़ते जाएंगे? जब तक फिर से इक्विलिब्रियम नहीं आता। ये हमने 11th में समझा था, पर वहां समझा था नहीं समझा था मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एक बार दोबारा से बता दिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज द बेस्ट प्राइस एट विच इकोनॉमी वांट्स टू ऑपरेट। मैंने ये नहीं कहा ऑलवेज ऑपरेट, वांट्स टू ऑपरेट।
ऊपर नीचे जाएगा तो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, देखते हैं हम कई बार कोई चीज महंगी हो जाती है, कोई चीज सस्ती हो जाती है, उसके कारण यही होते हैं सब। ठीक है, अब मुझे यहां पे पढ़ाना है, ये तो 11th का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने क्या लिखा, डिमांड सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई तो है ही नहीं, यहाँ क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है, एक इंडिविजुअल की बात करती है या पूरी इकोनॉमी की बात करती है। मैक्रो का मतलब ही होता है इकोनॉमी एज अ होल। तो मैं यहाँ पे अब जो आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूं, वो इक्विलिब्रियम क्या बताएगा, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगी वहां इक्विलिब्रियम आएगा। और हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, एडी के 2 कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सिलेबस में, टोटल में 4 कंपोनेंट होते हैं, याद है? यस, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो टोटल डिमांड होती है ना इकोनॉमी में, उसमें 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन लोग डिमांड करते हैं, हम हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब लोग डिमांड करते हैं। पर हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, जिसमें हाउस होल्ड होता है और बिजनेस फर्म होती है, यानी कि हम गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को नहीं लेते। तो हमें यहां से पता लगा सर एडी के 2 कंपोनेंट सी प्लस आई, समझ आ गई बात? सिमिलरली हमने पढ़ा था एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, भाई मैं जितना मार्केट में सप्लाई करूंगा उतनी मेरी इनकम होगी, जितने गुड्स बेचूंगा उतनी इनकम है। और इनकम के 2 पार्ट होते हैं, इनकम या तो मैं कंज्यूम कर लेता हूं या फिर इनकम में सेव कर लेता हूं। समझ आ रही है? जो बच्चे पहली क्लास नहीं अटेंड कर पाए इसलिए डिटेल में लेके चल रहा हूं। हम इनकम को या तो कंज्यूम कर लेते हैं या फिर, बस ये चीज याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोलते हैं। वाई का सिंबल है इनकम, इनकम का सिंबल है ये वाई। तो इनकम या तो आप कंज्यूम करते हैं या फिर आप, बेटा ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया। इक्विलिब्रियम कब आता है, वेयर एडी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां मैंने इसके 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट इक्वेट करें, सी से सी कैंसिल, तो दूसरी अप्रोच हो गई I इज इक्वल्स टू S। यानी कि इक्विलिब्रियम निकालने की 2 अप्रोचेस है, 2 तरीके हैं। पहला AD इज इक्वल्स टू AS और I इज इक्वल्स टू S। दोनों लेवल पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि C तो दोनों में कॉमन था, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, एक बार चैप्टर का पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थियरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जनरली स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कह रहे कीन्सियन मानता था इक्विलिब्रियम, जब हम पढ़ते हैं हमें 2 चीजें समझनी होती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एन इकोनॉमी विल इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कह रहे इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, तब इक्विलिब्रियम आता है। आगे पढ़ते हैं। सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन AD is equals to AS and we know AD is the sum total of C plus I। AD किसका सम है, C और I का, and AS is the sum of C plus S। Equating both the equation we get S is equals to I। ये मैंने प्रूफ किया था आपको। अब नीचे पढ़े, in the terms, sorry, it means according to Keynesian there are 2 approaches for determination of equilibrium level of income and employment। कह रहे इनकम इक्विलिब्रियम निकालने की 2 कंडीशन हो गई, इसका मतलब नीचे दिए 2 अप्रोचेस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। समझ आ गई बात? तो हमारी 2 अप्रोचेस हो गई, पहली AD इज इक्वल्स टू AS, दूसरी S इज इक्वल्स टू I। तो ब्रैकेट में लिख दिया AD AS अप्रोच, SI अप्रोच। 2 अप्रोचेस से हमें इक्विलिब्रियम निकालना है। स्टार्ट करते हैं AD AS अप्रोच, पेज नंबर 8.2। कह रहे आप AD AS अप्रोच का इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले कुछ बातें एज्यूम कर लें, तब आप इक्विलिब्रियम कर पाएंगे। क्या एज्यूम करना है? पहला कि हम इकोनॉमी में कितने सेक्टर मान रहे हैं, 2, क्योंकि हम ना तो गवर्नमेंट सेक्टर को ले रहे हैं ना ही, तभी हमने AD के 2 कंपोनेंट लिए। पढ़ते हैं पहली assumption। The determination of equilibrium output is to be studied in context of 2 sector model, that is household and business firm। It means there is no government and foreign sector। ना तो government sector है और ना ही foreign sector है। Point number 3, it is assumed that investment is
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं इसमें जो ये इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है ना, ये हम क्या मान रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी ना बिजनेस में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऑटोनॉमस का मतलब आपको क्या बताया था, जो मुझे इनिशियली जीरो लेवल पे भी लगानी पड़े वो मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे इनकम से कोई मतलब नहीं। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट किया, मैंने आप सबको कई बार एग्जांपल दिया। मैंने यहाँ पे 15 to 20 चेयर्स प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट करी थी, लाइक इन्वर्टर ट्यूब्स और 20 चेयर्स। वो जो इन्वेस्टमेंट है उसे मेरी इनकम से कोई मतलब नहीं। मेरे पास एक बच्चा आए, 2 आए, 4 आए, 50 आए, सब वो तो लगेगा ही लगेगा। तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई जब मेरी इनकम कितनी थी, 0। वो इन्वेस्टमेंट क्या बोलता हूं मैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब मैं इनकम उससे एक बच्चे पढ़ा के 2000 कमाऊं या 20 बच्चे कमा के 40,000 कमाऊं, उस इन्वेस्टमेंट को इनकम से कोई मतलब नहीं होगा। तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलता हूं मैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। समझ गए बात को। तो यहां पे ये मान रहे हैं आई इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, 2 assumption समझ आई। तीसरी assumption, प्राइस लेवल इज assumed टू रिमेन कांस्टेंट। हम ये मानते हैं इकोनॉमी में प्राइस चेंज नहीं हो रहा। थर्ड, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। आप लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे, आप विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इक्विलिब्रियम बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग रन के लिए डिटरमाइन करना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, आप देखते हैं डिमांड फ्लक्चुएशन है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हम ये शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। तो 4 चीजें, पहला हम क्या मान रहे हैं, डिमांड के हमारे 2 कंपोनेंट है, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तीसरा इसमें हमने क्या पढ़ा, प्राइस इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। और चौथा, ये शॉर्ट रन में पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गई बात, चारों assumption क्लियर है, दिमाग में फीड कर ले। पहला 2 सेक्टर मॉडल, दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्राइस कांस्टेंट, चौथा शॉर्ट रन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली अप्रोच, दैट इज ADAS अप्रोच। पहली अप्रोच यही दी हुई है। AD के 2 कंपोनेंट है, इसके भी 2। अब देखो बेटा, ADAS अप्रोच में ये क्या लिखने वाले हैं, देखो आंसर बनाना है। जो मैंने आपको समझा दिया है तो पूरा यही, फिर ये आंसर को सर लिखेंगे कैसे, देखना, इधर समझना, फिर पढ़ेंगे। ये क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कीन्सियन इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। AD हैज 2 कंपोनेंट C प्लस S, फिर ये C और S को एक्सप्लेन करेंगे। C क्या कहेंगे, C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है ना आपकी, तो कहेंगे विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। फिर कहेंगे I इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम। ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज होती रहेगी। फिर कहेंगे ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट सप्लाई आल्सो हैज 2 कंपोनेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन, दैट इज इनकम लाइन। एग्रीगेट सप्लाई को आप इनकम भी बोलते हैं, और इनकम की जो लाइन होती है उसका दूसरा नाम होता है 45 डिग्री लाइन। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करा पिछले चैप्टर में, वो मैं अभी डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं। समझ आ गया। ये आंसर को बढ़ाने के लिए पहले कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है, फिर कहेंगे इसके 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट, इसको और एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका टेबल बनेगा और फिर बनेगा इसका ग्राफ। टेबल ग्राफ कराने से पहले एक बार हम टेबल से ऊपर का मैटर जो लिखा है वो पढ़ते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थियरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस I कर्व इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट आउटपुट लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ये तो डेफिनेशन हो गई। क्या है, अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थियरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस I इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर, आप एग्रीगेट आउटपुट की बजाय एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नीचे पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड कंप्राइजेस ऑफ 2 कंपोनेंट। AD के 2 कंपोनेंट C and I. C is the consumption expenditure, पढ़ो, which varies
directly with the level of income, that is consumption rises with the increase in income. Investment expenditure, it is assumed to be independent of the level of income, that is investment is autonomous investment. कोई प्रॉब्लम? So AD is equals to C plus I. AD खत्म हो गया. अब ये बात किसकी करने वाले हैं? AS की. देखो लॉजिकल आंसर दिया, पहले बता दी यहां आएगा, फिर इसके दो कंपोनेंट, अब इसकी बात करेंगे. पढ़ते हैं AS के बारे में. AS aggregate supply is the total output of goods and services of the national income. जितना आप सप्लाई करेंगे उतनी ही आपके देश की नेशनल इनकम होगी, पहली लाइन में बताया. सो इट इज डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन. एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को क्या बोलते हैं? 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं. याद रखेंगे जो बच्चे पिछली क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे. आगे हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं. सिंस इनकम रिसीव्ड इज आइदर कंज्यूम, कह रहे जो आप इनकम कमाएंगे वो या तो आप कंज्यूम करेंगे और सेव. देयरफॉर AS curve is represented by C plus S curve. समझ आ गई बात? तो इन्होंने क्या कहा? AS यानी जितनी मार्केट में सप्लाई होगी उतनी नेशनल इनकम होगी. नेशनल इनकम को आप ड्रॉ करने के लिए 45 डिग्री लाइन बनाते हैं. फिर कह रहे हैं इनकम जो है वो या तो कंज्यूम होगी या फिर वो सेव होगी. AS के बारे में 3 पॉइंट लिखे अपने दिमाग में फीड करने के लिए. क्या? जितनी सप्लाई उतनी इनकम. इनकम की जो लाइन होती है 45 डिग्री लाइन होती है. दूसरी बात. तीसरी बात, इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी. आगे यहां तक क्लियर? अब इसका टेबल देखते हैं बेटा. बहुत सिंपल सा टेबल है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे. Y का मतलब क्या है यहाँ पे? इनकम. इनकम क्या कभी जीरो होती है? यस. जब आप कुछ नहीं कमा रहे, जैसे कि अभी आपकी इनकम कितनी है? जीरो. जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आपकी अर्निंग शुरू होती है 100, 200, 300, 400, 500. ठीक है. क्या कभी आपकी कंजम्पशन जीरो होती है? हम जीरो लेवल पे भी कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जीरो लेवल पे हमने 40 की कंजम्पशन करेगा. लाइक अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो आप है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, पर आप कोशिश करते हैं कि जितनी इनकम बढ़ी कंजम्पशन उतनी ना बढ़ाई जाए, कुछ सेविंग भी कर ली जाए. मैंने इनकम 100 से बढ़ाई, कंजम्पशन 80 से बढ़ा, राइट? अब एक चीज और बेटा, इनकम आ गई, कंजम्पशन आ गई, यहां से सेविंग निकाल सकते हैं आप. इनकम माइनस कंजम्पशन, -40, -20, 0, 20, 40. समझ आ गया सब? अब मैंने यहां पे एक चीज और एज्यूम करी थी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी? ऑटोनॉमस. जितनी मैं जीरो लेवल पे करूंगा उतनी हर लेवल पे करूंगा. मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट है 20, तो हर लेवल पे. अब बेटा एक चीज देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल्स टू AS. तो मुझे अब यहां देखो, मैंने इनकम और कंजम्पशन ये करिए और एक इन्वेस्टमेंट याद करिए, ये तो अपने आप निकाला है. अब यहां से मैं AD और AS कैलकुलेट कर सकता हूं. AD क्या है? C प्लस I. C और I 60, 140, 220, 300, 380, 460. कोई प्रॉब्लम? AS क्या है? C प्लस C और S. 0, 100, 200, 300, 400, 500. अब मुझे यहां से देख के बताना इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है इस टेबल में? 300. क्या था? इक्विलिब्रियम कहां आता है? वेयर AD इज इक्वल्स टू AS. कहां पे आ रहा है? ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल आ गया. यहां पे AD इज इक्वल्स टू AS है. इससे ऊपर क्या है सर? इससे ऊपर मेरा AD इज ग्रेटर देन AS और इससे नीचे AD इज लेस देन AS. समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफिकली समझना बेटा. 0, Y, X, इधर हम यूज करते हैं इनकम और इधर हमारे क्या आ जाएगी? AD AS.
एक बात सोचना बेटा, मैंने एडी तो लिख दिया, एएस लिखने की जरूरत है? एएस किसके बराबर होता है ना? एएस किसके बराबर होता है? एएस इनकम के बराबर होता है। आपको बताया जितना बेचोगे उतना कमाओगे, और मैंने इनकम जब इधर शो कर दी तो एएस ऑटोमेटिकली इधर नहीं आ गया? ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कहा था एएस या इनकम की जो लाइन होती है वो 45 डिग्री लाइन होती है। क्यों? देखो, जैसे ही मेरी इनकम 100 से बढ़ी, सप्लाई कितने से बढ़ गई? 100, फिर 100, इधर भी 100, यानी कि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जितनी इनकम उतनी सप्लाई, हमेशा बराबर है। अगर इधर 100 तो इधर भी 100, इसीलिए फिर इधर 200 तो इधर भी 200, यानी कि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ने वाली लाइन है। और हमने एक चीज मैथ्स में पढ़ी थी बचपन में कि कोई भी चीज जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वली जाती है वो एक एंगल बाइसेक्टर बनाती है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जितना टोटल एंगल होगा, जितना इधर उतना ही, ये 90 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होता है? इसीलिए हम इसको 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर में नहीं किया था, मैंने लॉजिक आपको बता दिया। एडी चेक करें क्या जीरो होता है जीरो लेवल पे भी? एडी का भी जीरो नहीं होता, क्योंकि हम जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड जीरो लेवल पे भी जीरो नहीं होती है, ऊपर से शुरू होगा। ये मेरा एडी हो जाएगा। यहां पे क्या आ गया मेरा? इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल्स टू, और इससे पहले एडी इज ग्रेटर देन एएस यहां पे, और इसके बाद एएस इज ग्रेटर देन एडी। समझ आ गई बात? ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल, OY इज द इक्विलिब्रियम इनकम। इतनी इनकम कमाऊंगा तो मेरी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें एक चीज समझ आई सर, इक्विलिब्रियम कहां आता है? टेबल और ग्राफ से, वेयर AD इज इक्वल्स टू। अब इधर देखिएगा बेटा, AD या AS, सॉरी AD एग्रीगेट डिमांड हाउस होल्ड करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड खर्चा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? खर्चा। हाउस होल्ड क्या करते हैं आपका? कंजम्पशन करते हैं। एक मिनट जरा वेट करें, मुझे इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिंक करना है, वरना आपको आंसर लिखना नहीं आएगा। यस, आपने कहा ये खर्चा करते हैं, तो इसके लिए इन्होंने ना एक वर्ड यूज किया है स्पेंडिंग। और हाउ एएस ये बिजनेस फर्म करती है, बिजनेस फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फर्म क्या करती है? इन्वेस्ट। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बजाय, देखना बेटा वर्ड क्या यूज किया है, आंसर कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। इन्वेस्टमेंट यानी कि ये सप्लाई करते हैं मार्केट में, सप्लाई का लिए वर्ड यूज किया है, ये देते हैं हमें आउटपुट। क्या देते हैं? आउटपुट। ध्यान से समझना, आंसर पूरा नहीं होगा जो मजाक में चल रहे पीछे बच्चे। एडी हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हम अपना खर्चा कर रहे हैं, और बिजनेस फर्म आउटपुट दे रही है, यानी कि गुड्स बना बना के आपको सप्लाई कर रही है। हमने पढ़ लिया सर, आंसर देखो आपको क्या लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। आप जब AD-AS अप्रोच से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर AD इज इक्वल्स टू AS। AD हैज टू कंपोनेंट, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन। AS की वो जो 3 पॉइंट बताए थे कि AS इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और फिर उसके बाद कहा था इट इज डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन, फिर हमने कहा था इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन आई, टेबल बना, ग्राफ बना। अब उसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स और लिखने होते हैं। क्या? व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो मुझे क्या करना है? आप सोचें कि अगर मेरी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई कम है, तो क्या है इसका मतलब? ये जो मेरी स्पेंडिंग है, जो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म कर रही है, यानी कि प्लान्ड स्पेंडिंग, जो आप खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस फर्म। जो वो आउटपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होने से क्या होता है? महंगाई, इकोनॉमी में
स्टॉक की शॉर्टेज होगी या एक्सेस होगा? शॉर्टेज हो जाएगी, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फर्म्स अपनी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ाएंगी। कब तक बढ़ाती रहेंगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ये आंसर लिखना है आपने। और अगर ऐसा हुआ, क्या एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate supply, it means spending is less than what is produced in the economy। खर्चा कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, as a result हमारा स्टॉक बचेगा, as a result stock will left unsold पड़ा रहेगा, and to clear the unsold stock अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे? firm will reduce the production till when unsold stock will be cleared and economy will back to the equilibrium level। समझ आई बात? एक बार हम पढ़ते हैं पेज नंबर 8.3 below the silver box के नीचे देखें, when AD is more than AS, ये वाली सिचुएशन आ गई। when AD is कहां पे आता है? AD is more than AS बिफोर इक्विलिब्रियम, जब AD कर्व AS से ऊपर हो। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। when planned spending, मैंने इसलिए वर्ड यहां यूज करके बता दिए थे आपको, when planned spending is more than planned output, then C plus I यानी AD कर्व lies above the 45 डिग्री लाइन। चेक करो, AD कर्व 45 डिग्री से ऊपर रहता है। समझ आ गई बात? जान की एक्सप्लेनेशन ऐसी थी, समझ नहीं आएगी बाद में। when planned spending यानी AD is more than planned output, AD curve is above the 45 डिग्री लाइन। इससे क्या होता है? it means consumer and firm together are buying more, they are buying more goods than what firm is willing to produce। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है। as a result planned inventory would fall below the desired level, यानी कि आपका planned inventory यानी स्टॉक कम पड़ना शुरू हो जाएगा। and to bring the inventory back to the desired level, firm would resort to increase the employment and output till the economy is back to OY level where AD is equals to AS। समझ आ गई बात? अब जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत ऐसी ही करें कि आपको क्या होता है वो 45 डिग्री लाइन से ऊपर रहेगा। आप सिंपल सी बात कहें, when planned spending is more than planned output means means consumer and firm are buying more what the firm is willing to produce। as a result stock will fall short, stock short पड़ेगा, and to bring the stock back to the desired level, firm will increase the production and employment till the economy is back to the OY level, that is equilibrium level। अब अपनी लैंग्वेज में सिर्फ एक वो वाली लाइन हटा सकते हैं कि वो उससे अबव लाई करेगा या बिलो, जो कंफ्यूज करती है बच्चे। क्लियर हो गई बात? नाउ सेकंड कंडीशन, इफ AD is less than AS, वहां से बिना पढ़े आंसर बनाए। इधर देखें, इसका मतलब AD लेस होने का मतलब when planned spending, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, when planned spending is less than planned output, it means firms are supplying more what consumer and firms are actually buying, जो वो खरीद रहे हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। as a result planned inventory will be more than the desired level, बढ़ जाएगा स्टॉक आपके पास, and to clear the undesirable stock firm will reduce the output and employment till the economy is back to OY level where AD is equals to AS। पढ़ते हैं क्या लिखा है, when AD is less than AS then, ये लाइन तो हम छोड़ देते हैं, 45 डिग्री ऊपर रहेगी नीचे रहेगी, कंफ्यूज होता है बच्चा इससे। इट मींस that the consumer and firm together would be buying less goods than what the firm is willing to produce। consumer कम खरीद रहा है as compared to what the firm is willing to produce, as a result planned inventory would rise, stock बचना शुरू हो जाएगा, and to clear the unwanted increase in inventory firm would plan to decrease the employment and output until the economy is back to output level of OY where AD becomes equals to AS and there is no tendency to change। जहां पे बराबर हो जाएगा और हम चेंज होना नहीं चाहेंगे।
समझ आ गई बात? यहाँ पे हमारा ADAS अप्रोच का जो आंसर है वो एंड अप होगा। तो बेटा देखो आंसर आपका मोर देन 2 पेजेस का बनता है, तो इसलिए एक प्रॉपर आंसर आप सब प्रिपेयर कर लें। इसके लिए इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 में से एक क्वेश्चन कोई भी आपको पेपर में मिलेगा। मैं आपको अभी बता देता हूं, आप 2 तो समझ ही गए, एक तो ADAS अप्रोच, एक है SI अप्रोच और तीसरा है मनी मल्टीप्लायर। ये जो है आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, इट मे बी ऑफ 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा अप्रोच हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।